लगा देना। चलो मंडे को यस प्लीज। आवाज़ थोड़ी और खोल दो तो, आवाज़ थोड़ी और खोल दो। So, in our last lecture, we discussed the qualities of the auditors. Hope you remember them. Independence, integrity and objectivity, confidentiality, and skills and competence. These are the 4 qualities in general expected from auditors. Now, this SA 200 also describes procedures to be adopted in every audit. So what are these procedures? शायद आपको याद होगा. We'll take one by one. उसको खोल दे जरा. हाँ ठीक. उसको खोल दे जरा आवाज. और ये पेज ये वाला और दे दो. ठीक. Study and evaluation of what? What is this? Internal control system. So, whenever you are going to commence an audit, you need to study and evaluate. वर्ड पे ध्यान देना. सिर्फ स्टडी नहीं है, इवेल्युएट भी है. पढ़ना और उसका मूल्यांकन करना, उसका असेसमेंट करना कि वहां पे काम कैसे हो रहा है. जो वो उस दिन रिस्क की बात कर रहे थे ना, वही कि यहां पे काम कैसे हो रहा है. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. So first of all, we need to know what is this internal control system. पूरा चैप्टर है इसके ऊपर. चैप्टर नंबर 4 आपको सिलेबस में बताया भी था. कंप्लीट चैप्टर है. What is this internal control system? Plan of organization, to achieve its objectives. The definition appears to be very simple.
but it is the most complex analysis involved in financial decision making as well as in the conduct of an audit. दोनों में। आपसे शुरू करता हूं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? सीए बनना या पढ़ना? बनना। पढ़ के बनना, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि अब आप एक ऑब्जेक्टिव सामने रख लिया, सीए करने का है। अब आप देखो, ये जितने मेरे सामने बैठे हैं, ये सब अपने आप में एक दुकान है, एक बिजनेस एंटिटी, ठीक है सब। अब आप देखो आपकी मानसिकता कैसे काम करती है, आपका अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है। ये सबको मालूम है कि सीए यहां है, फिर फाइनल यहां है, फिर इंटरमीडिएट यहां है, फिर फाउंडेशन या सीपीटी से तो अब कोई होगा नहीं, फाउंडेशन यहां है। 12वीं क्लास पास करके ये होता है, ये सबके लिए है। मतलब बाहर एक बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसमें एक दुकान खोलनी है तो आप सबको पता है कि एक दुकान खोलनी है तो ये यहां पे परमिशन लेनी है, तो वो करना है, तो उसके बाद से शटर लगाना है, फिर फर्नीचर डालना है और फिर दुकान खोलनी है। ये सबके लिए जनरल है। स्पेसिफिक कहां से शुरू होता है? मैं एक क्लास करूंगा या नहीं करूंगा, ये आपका डिसीजन होता है। यहां से आपका इंटरनल कंट्रोल शुरू हो जाता है। तो क्लास करूंगा तो किसकी करूंगा, किसकी नहीं करूंगा, किस सब्जेक्ट की करूंगा, किस सब्जेक्ट की नहीं करूंगा, ये आपका फिर डिसीजन होता है। और ये डिसीजन जितने भी आप ले रहे हैं, ये आपके अंदरूनी कंडीशन से भी संबंधित है। मेरे पास पैसा कितना है, मेरे पास टाइम कितना है, मैं यहां रहता हूं तो वहां तक ट्रेवलिंग कर पाऊंगा कोचिंग के लिए कि नहीं कर पाऊंगा। फिर आप किताब का फैसला करते हैं कि नहीं मुझे कोई किताब नहीं पढ़नी, मेरे लिए तो इंस्टीट्यूट का आईसीआई बहुत है। कई तो ये भी फैसला कर डालते हैं कि इंस्टीट्यूट का आईसीआई भी कुछ नहीं है, मैं तो जो लिखूंगा खुद से ही लिखूंगा, जो भी मैं लिखूंगा वो नया स्टैंडर्ड होगा, जो भी मैं लिखूंगा। ये आपका फैसला है। इसके बाद नहीं वो स्टडी मटेरियल तो ठीक है, मुझे एक किताब भी चाहिए, तो मुझे एक किताब तो अपने लिए चाहिए खरीदने के लिए, और मेरा जो दोस्त दूसरी किताब कर रहा है उसकी फोटोकॉपी भी मुझे चाहिए। लक्ष्मी नगर में जितने फोटोकॉपी वाले सब आप लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं। उनमें से कईयों का धंधा सीए स्टूडेंट के बल पे चलता है, क्योंकि सीए स्टूडेंट फोटोकॉपी का बड़ा शौकीन होता है। वो अपनी चीज पढ़े या ना पढ़े, लेकिन जब तक उसके बाद दूसरी वाली फोटोकॉपी नहीं आ जाती उसको लगता है उसने कुछ किया ही नहीं है। तो ये आप डिसाइड कर रहे हैं। अब फिर आप डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं? घंटा। पढ़ने का अब देखिए, फिर आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टेक ओवर करता है। दिमाग ही है ना आपका। कईयों का दिमाग सुबह पढ़ने में बहुत लगता है, कुछ लोग रात में पढ़ना कंफर्टेबल महसूस करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं सुबह दोपहर शाम जब भी मुझे समय मिलेगा मैं पढ़ लूंगा। तो वो कोई ऐसा प्लान नहीं बनाते, लेकिन जब भी उनको टाइम मिलता है वो करने। फिर उसके बाद एक और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टेक ओवर करता है। मेरा दिमाग सुबह थ्योरी में ज्यादा काम करता है, रात में न्यूमेरिकल में ज्यादा काम करता है। किसी और का दिमाग सुबह न्यूमेरिकल में ज्यादा काम करेगा, शायद रात में थ्योरी में ज्यादा काम करेगा। फिर आप अपना मोड डिसाइड करते हैं। मैं चेयर पे ही पढ़ सकता हूं, मैं बिस्तर पे लेट के पढ़ सकता हूं। ये सब क्या है? ये सब आपके अपने द्वारा किए गए काम है। उसी तरह जो बिजनेसमैन है वो अपने रिसोर्सेज को देखता है। कौन से रिसोर्सेज है बिजनेस में? मनी, मैन पावर और नेचुरल। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो नेचुरल भी चाहिए।
इन सबको मिलाकर के आप अपना आउटपुट तैयार करते हैं। काम यही खत्म नहीं होता। जब तक ये आउटपुट रेवेन्यू में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक आपका बिजनेस सक्सेसफुली नहीं चलेगा। और ये मैं एनपीओ के लिए भी कह रहा हूं। एनपीओ भले ही नॉमेनक्लेचर है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उनको भी अपनी सर्विसेज किसी दूसरे को तो बेचनी ही पड़ती है ना, तभी उनके पास अगले चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए पैसा आता है। तो रेवेन्यू में कन्वर्जन बहुत जरूरी है। और जब रेवेन्यू में कन्वर्जन होता है तो आप एक चीज को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे कि जो किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, यह कुछ लोगों के मुंह से आवाज भी आ रही है। दूसरा भी ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। अब सवाल उठता है इसको ऑडिट से कैसे कोरिलेट करना है। ये तो धंधे का ऑब्जेक्टिव है, अब ये ऑडिट से कैसे कोरिलेट होता है। कोई है यहां पे जिसने एफएम किया हुआ है? कोई है यहां पे जिसने एफएम टॉपिक किया हुआ है, सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट? तूने किया हुआ है? चल खड़ा हो जा। ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, ये रेवेन्यू है, ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है, पीएनएल को तो हम मैक्सिमाइज करेंगे। यहां हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट आए, और अगर नहीं आएगा तो हम इधर लॉस में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इधर प्रॉफिट है। अब ये लायबिलिटीज है जिसमें आपकी कैपिटल है, लोन है, करंट लायबिलिटीज है। ये एसेट है जिसमें कई कैटेगरी के एसेट हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो इधर दिखता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से क्या समझते हैं आप? मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ। ओके, ये इससे मतलब भाई साहब का ये है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, राइट? हाउ डू वी डू इट? तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, ये तो आपने सिर्फ नाम बदल दिया कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। हाउ डू वी डू इट? इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ शेयर्स। हाँ चलो, है जी। हाँ, अब उन्होंने बहुत क्लासिफाई कर दिया। अर्निंग पर शेयर मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। होगा कैसे? अरे हो तो प्रॉफिट से तो कोरिलेट होगा, प्रॉफिट से तो कोरिलेट होगा, वो तो ठीक है, प्रॉफिट से तो कोरिलेट होगा, वो ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये ईपीएस इंक्रीज होगा तो डिविडेंड पर शेयर इंक्रीज होगा। मैं रेशियो एनालिसिस के फार्मूले नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मुझे ये बताइए यहां वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से क्या समझते हैं? आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी को कम कर दीजिए, एसेट बढ़ा दो। शेयर होल्डर का फंड ज्यादा हो। लेकिन सवाल यही कि वो शेयर होल्डर्स के फंड को ज्यादा कैसे किया जाता है? हाउ? देखिए, ऐसा आप अकाउंटेंट बनने नहीं जा रहे हैं, आप बनने जा रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आपको जो कंसेप्ट है ना, बिल्कुल प्रिसाइजली क्लियर होना चाहिए। क्योंकि देखिए, धंधे में आपको करना क्या? धंधे में आपको काम नहीं करना है, धंधे में आपको डिसीजन देना है। काम तो कोई और करेगा, डिसीजन आप देंगे कि इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, इसमें ये बढ़ा दो, इसमें वो घटा दो, इसकी ऐसे पॉलिसी बना लो। आपको ये करना है, इसके आपको पैसे मिलते हैं। नियर डेबिट और क्रेडिट तो वो बीकॉम पास आउट, टैली वाली की ट्रेनिंग किया हुआ कर लेगा, और वो आपके जो दोस्त अपने आप को गोइंग कंसर्न समझते वो करते रहते हैं ये काम। फिर जब गोइंग कंसर्न से पक्का हो जाते हैं तब वो कहते हैं अच्छा अब हम भी डिसीजन मेकिंग करेंगे। ये बड़े इनोवेटिव होते हैं डिसीजन मेकिंग में, आपको पता नहीं है। हमारे यहाँ कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, पर डोंट नो इट। कैंपस रिक्रूटमेंट के बारे में जानते हैं आप? हमारे यहाँ जो सीए पास आउट हो जाते हैं, कंपनियां आती हैं, उनको इनवाइट करती है, और जैसे एमबीए में कैंपस रिक्रूटमेंट होता है वैसे ही होता है।
और सीए ऐसा होता है, नेवर बी बॉक डाउन। भाई साहब हार तो मान नहीं सकता मैं। क्यों? क्योंकि हार ना मानना तो मुझे पहले ही सिखा दिया गया, 6 अटेम्प्ट में पहले ही सिखा दिया गया है क्या। एक ऐसे हमारा भाई पास हुआ तो वो कैंपस इंटरव्यू में गया, ठीक है, फाइनेंस एंड लीजिंग कंपनी आई हुई थी उसका इंटरव्यू करने के लिए। हैव यू हर्ड दैट टर्म हायर परचेज? तो अब वो फाइनेंस लीजिंग वाले ने पूछ लिया, यस डू यू नो द मीनिंग ऑफ द टर्म हायर परचेज सिस्टम and how people do it and how its accounting is done. So please define what do you understand about hire purchase system. भाई चैप्टर छोड़ के चला गया था, पास फिर भी हो गया था, और जब पास हो गया था तो फिर सीए बन गया था। तो वो चैप्टर छोड़ के चला गया था। सामने हायर परचेज लीजिंग कंपनी का बोर्ड बैठा हुआ है, हमारे इंस्टीट्यूट के लोग भी बैठते हैं, मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, कोई हंसी मजाक नहीं है। उसने कहा गुरु हार तो माननी नहीं है, हायर परचेज। यस सर। तो हायर परचेज डेफिनेशन, तो सर यू नो? उन्होंने कहा नो, वी वांट टू नो। यू नो सर, हायर परचेज सिस्टम इज ए सिस्टम एंड दिस सिस्टम इज ए वेरी गुड सिस्टम। तो उसने कहा बट व्हाट इज दिस सिस्टम? दैट्स वाई सर, यू नो। No, we still don't know. We want to know it from you. No, sir, hire purchase system is a system. You see, I mean to say in Delhi, yes, Delhi, in Mumbai, Kolkata, Madras, in these cities, people live in building of higher malas. So when they want to purchase something, they take a balti and put a rope and then put it down from their higher malas, purchase something from the ground, and in this system they make the payment. This is called sir higher purchase system. ये सच्ची घटना है। कंपनी वालों ने आईसीआई का जो रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ था उसको देखा, उसका तो यही डील किया कि बस धरती फट जाए और मैं समा जाऊं। लेकिन अब वो कहता क्या, उनका क्या हुआ होगा तो आप भी जानते हैं। उनको उन्होंने थैंक यू बोला, कहा ठीक है आप बाहर जाइए, दूसरे कैंडिडेट को भेजते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि सीए का स्टूडेंट हार नहीं मानता, वो अपनी किचन में डेफिनेशन बनाता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एसेट। एसेट इज एन एक्सपेंडिचर, ऑफ कोर्स एक्सपेंडिचर टू डिराइव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। Now here comes the concept of wealth maximization. This asset, when it is put to commercial use, it will start depreciating. And the concept of depreciation is wear and tear, efflux of time, which creates depletion in the economic value of an asset. तो अब आप इसका कितना इस्तेमाल करते हैं, नहीं भी करते हैं, तब भी ये डेप्रिशिएट तो होगा। और डेप्रिशिएट होने का क्या मतलब है, जो अभी कहा कि ये शेयर कैपिटल का हिस्सा ही तो इसमें इन्वेस्ट किया गया होगा, डेप्रिशिएट करेगा तो ये कम होगा, और जब ये कम होगा तो आपके शेयर की वैल्यू भी कम होगी। अब इसको कम करने से रोकने के लिए क्या करना है, इसका ऐसा इस्तेमाल करना है, इसका ऐसा इस्तेमाल करना है कि ये आपको क्या देने लगे, रेवेन्यू। दो मित्रों ने टैक्सी खरीदी, चलाने की स्टाइल पे डिपेंड करता है।
कि टैक्सी की 5 साल के बाद हालत क्या होगी। अब एक ऐसा था जिसने एक टैक्सी से 5 टैक्सियां बना ली, दूसरा ऐसा था जो एक टैक्सी को भी ढंग से नहीं चला पाया, वियर एंड टीयर इतना ज्यादा हो गया कि उसको बेचना ही पड़ गया, उसका बिजनेस लिक्विडेट हो गया। ये सब कुछ डिपेंड करता है हाउ यू आर यूजिंग योर रिसोर्सेज। एंड व्हेन इट कम्स टू रिसोर्सेज, ये तीनों जगह पे है। जो पैसा लगाया उसको कैसे यूज कर रहे हैं आप, जो लेबर है उसको कैसे यूज कर रहे हैं आप, जो रिसोर्सेज है नेचुरल उसको कैसे यूज कर रहे हैं आप। इन सब का यूज करने का तरीका कहां दिया होता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। आप परचेज कैसे करेंगे, आप सेल कैसे करेंगे, आप असेट का रखरखाव कैसे करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसमें प्राइसिंग पॉलिसी, सेल पॉलिसी सब कुछ दी होती है, कागज पे लिख के दी होती है। कागज पे लिखने से धंधा नहीं चल जाता, धंधा चलता है कागज पे लिखी हुई बातों को प्रैक्टिस में उतारने से। जैसे आप है ना एक बढ़िया सा टाइम टेबल बनाते हैं, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक उसको दीवार पे चिपका देते हैं, उसमें से रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं, जो आता है उसके ऊपर असर पड़ता है। लेकिन आप उसका पालन कितना करते हैं, सफलता इस बात पे डिपेंड करती है। वही चीज यहां पे है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, इस पर हम पूरा चैप्टर करेंगे, बड़ा डिटेल में चैप्टर है, 5-6 लेक्चर लगते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, कई एसेज हैं। आपको जाते जाते ये इवेल्युएट करना होता है कि ये खुद कैसा काम कर रहे हैं। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझिए। आपको मैंने परचेज वाला एक एग्जांपल दिया था, याद है कि ट्रक आता है और सीधा स्टोर में चला जाता है, वहां से पेमेंट भी हो जाता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस को देखते हैं तो आप उनके लिखे हुए परचेज सिस्टम पे भरोसा करेंगे क्या कि साहब वो ट्रक आता है तो वहां चेक होता है, तो यहां उतरता है, तो यहां काउंटिंग होती है, यहां मेजरमेंट होता है, उसके बाद जाता है, फिर वो पेमेंट के लिए जाता है। आप तो यही कहेंगे ना कि मुझे तुम्हारे परचेज सिस्टम पे भरोसा नहीं है। अब आप बताइए इसका मतलब क्या है। आपको उनके परचेज सिस्टम पे भरोसा नहीं हो रहा है, मतलब रिस्क है, तो आप ऑडिट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। कैसे करेंगे? करेंगे तो कैसे करेंगे? डिस्कशन? अरे वो रिस्क असेसमेंट तो बड़ा टेक्निकल हो गया। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आप एक जगह गए जहां सिस्टम बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, आप दूसरी जगह गए जहां आपको लगता है सिस्टम ठीक नहीं है। इन दोनों की ऑडिट अप्रोच में सिर्फ एक अंतर होना है, आप एक ऑडिट पे खर्च किया जाने वाला टाइम बढ़ा देंगे और जहां सिस्टम परफेक्ट दिखाई दे रहा है वहां पे लगाया जाने वाला टाइम कम होगा। सिंपल सी बात है। जो रिस्क असेसमेंट की बात आप बार बार कह रहे हैं वो यही है कि जब आपने एक बार ऑडिट कबूल कर ली, हां कर दी, you have assessed your skill and competence that you are in a position to conduct the audit. Thereafter this position starts. You go there, evaluate their internal control system, and if you find their system is working well and good, then of course you will arrive at a conclusion to lessen your efforts as an auditor because their system is already working. But if you find that their system is malicious, defective, ineffective, then you will increase your audit procedures. How you will increase your audit procedure? Now next question, कैसे करेंगे आप इसका इवेल्युएशन? This evaluation is done by compliance procedures and substantive procedures। दो प्रोसीजर बताए गए।
फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कंप्लायंस प्रोसीजर क्या है और ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या है। आप में से कुछ लोगों को किताब तो मिल चुकी है? कुछ लोगों को तो मिली है। मंडे को आपको मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए। मैं नहीं जानता था कि आप इतने ज्यादा लोग आ जाएंगे, इसलिए अब आपके अंदर पढ़ने की बहुत ज्यादा इच्छा को देखते हुए इंतजाम आपके लिए कराया है। सवाल ये उठता है कंप्लायंस प्रोसीजर क्या है और सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या है। इसको आप कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल और इसको आप कहते हैं ऑडिट इन डेप्थ। और ये दोनों चीजें आपको दी हुई हैं SA 315 जो ऑडिट रिस्क का सबसे बड़ा एसे है। देखिए दो टेक्निकल टर्म लिखे हुए हैं, कंप्लायंस प्रोसीजर एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। कंप्लायंस को जरा हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए तो होता है लागू करना, और सब्सटेंटिव को हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए तो लगता है गहराई से काम करना। जब भी आप जाते हैं पहले आप उनसे पूछते हैं कि भाई आप अपना बिजनेस कैसे करते हैं, वो बता देते हैं। अब आप एक आर्टिकल को लगाते हैं, बोलते हैं कि बेटा जो सिस्टम इन्होंने बताया है देख लो वो लागू हो रहा है या नहीं लागू हो रहा है। तो कंप्लायंस प्रोसीजर क्या हो गया? टू चेक वेदर देयर ओन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज फंक्शनिंग और नॉट। टू चेक वेदर देयर ओन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज फंक्शनिंग और नॉट। तो अब आप इसको थोड़ा और खोलिए। आप एक एक अकाउंट लेते हैं, परचेज अकाउंट लिया आपने, देखा कि परचेज का सिस्टम ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मान लीजिए गड़बड़ी काम कर रहा है, तो अब आप अपने इवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे कि यहां परचेज उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से इनके सिस्टम में लिखा है। इसका मतलब ये अपना सिस्टम खुद फॉलो नहीं कर रहे। तो मुझे अगर इस परचेज अकाउंट की ट्रूथनेस और फेयरनेस को चेक करना है तो मुझे जरा ज्यादा डीप में जाके चेक करना होगा। दोनों प्रोसीजर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। फिर आपने सेल उठाया, देखा सेल डिपार्टमेंट बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। देखिए मैंने आपको पहले कहा हुआ है ये ऑडिट दुकान पे भी अप्लाई होता है और मल्टीनेशनल कंपनी पे भी अप्लाई होता है। दुकान पे तो एक ही जगह से परचेज भी हो रही, सेल भी हो रही है, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी में हो सकता है परचेज डिपार्टमेंट अलग हो, सेल डिपार्टमेंट अलग हो। तो जब आपने सेल का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखना शुरू किया तो आपको लगा बिल्कुल सही है। अब आप क्या लिखेंगे? द डिपार्टमेंट ऑफ सेल इज फंक्शनिंग वेल, दे आर फुली कंप्लाइंग विद देयर ओन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो अब एक बड़ी टेक्निकल लाइन बोलता हूं, the possibility of recording of transaction of sale, the possibility of recording of transaction of sale in a wrongful manner is less. सही कहा कि गलत कहा? When their own internal control system is functioning well, they are following their own rules and procedures. So the possibility that sale transaction will be recorded in a wrongful manner will be lesser as compared to the purchase transaction, because they are not following their own purchase control system. So risk is increased in case of purchase, risk is reduced in case of sale. तो अब आप क्या कर लेंगे कि भाई सेल के ट्रांजैक्शन की डेप्थ में चेकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप याद कीजिए लेबर वाला एग्जांपल जो उन्होंने बड़े
आपको दावे किए थे कि साहब हम अपने लेबर की रिकॉर्डिंग बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग सिस्टम से करते हैं, मशीन लगा के करते हैं, और आपने वहां पे जाके देखा नजारा कुछ और है। मतलब सिस्टम तो कुछ और कह रहा है लेकिन तुम कर कुछ और रहे हो, कंट्रोल फेल है तुम्हारा। लेकिन अब मैं तो ऑडिट ले चुका हूं, मुझे तो ट्रू एंड फेयर व्यू देना है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है, तो मैं तो क्या करूंगा, लेबर की डीप में जाके चेकिंग कर दूंगा, है कि नहीं। एक और एग्जांपल लीजिए, एक कॉन्ट्रैक्टर के यहां पहुंच गया, बड़ा बिल्डर है, बिल्डिंग बनाता है, तो उनके यहां दो ही अकाउंट मेन है, मटेरियल और लेबर। तो मटेरियल की तो पूरी रिकॉर्डिंग उनके पास है। जब आपने लेबर का पूछा तो उन्होंने साहब लेबर का भी है, हमारी कई साइटें चलती रहती हैं और साहब लेबर का रजिस्टर हम आपको दे देते हैं। मंगवाया आपने लेबर का रजिस्टर, और उनका साहब ऐसा है ना 4 महीने का लेबर रजिस्टर नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा मतलब साहब काम तो हुआ है, और लेबर रजिस्टर साहब ना वो वहाँ जहाँ वो सीमेंट का गोदाम है साहब वहीं पे रखा जाता है। अच्छा, वो साहब वो मिक्सचर मशीन में मसाला बन रहा था ना, रजिस्टर भी उसी मसाले में मिल गया, और साहब किस दीवार में पेस्ट हो गया ये हमें नहीं पता। एक मेन एलिमेंट है आपके एक्सपेंडिचर का, प्राइम कॉस्ट का मेन एलिमेंट, और उसका रजिस्टर नहीं है। अब आप क्या कहेंगे कि इन 4 महीने तक मजदूरी हुई ही नहीं। कह रहे साहब बिल्डिंग सामने खड़ी है, मजदूरी तो हुई है, बिल्डिंग सामने खड़ी है, आप कह रहे हैं मजदूरी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता। ये तो आप मत कहिए। अब बताइए, अब आप यहां पे क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे। एक्टिविटी सामने दिखाई दे रही है, एक्टिविटी को सपोर्ट करने वाला एविडेंस उन्होंने कहा गायब हो गया है जी। वो नहीं, वो रिपोर्ट में तो लिख देंगे, लेकिन रिपोर्ट देने के पहले आपको यह तो बताना पड़ेगा कि आपने चेकिंग के लिए क्या किया है। अरे आगे पीछे वाला देख लिया ठीक है, बट उस 4 महीने के लिए क्या करें। आपको तो ये देखना है ना कि पीएनएल अकाउंट में जो इन्होंने लेबर चार्जेस लिखे अल्टीमेटली वो सही है कि नहीं सही है, और इसमें वो भी शामिल है जो 4 महीने की मजदूरी है, जिसका कोई रिकॉर्ड वो दे नहीं पा रहे। अब आप क्या करेंगे। अच्छा, कंपेयर कर लेंगे, बढ़िया है कि दिमाग खुल रहा है, कंपेयर कर लेंगे। वो 4 महीने ना बारिश का मौसम था जिसमें जरा ना काम थोड़ा कम होता है, लेकिन काम कम होता है। अब उसके पहले के महीने में वो लेबर चार्जेस ज्यादा थे, उसके बाद के महीनों में लेबर चार्जेस ज्यादा, उस महीने में कम होना था। रेशियो कैसे कर लेंगे। अरे भाई साहब एक आर्किटेक्ट को बुला लो, बोल दो भैया ये बिल्डिंग सामने दिखाई दे रही है, तुम बता दो यार, इसमें बता रहे इससे इस दिन से काम शुरू हुआ, इस दिन पे खत्म हुआ, बताओ इसमें कितने लेबर लग सकते हैं, कितना लेबर चार्जेज लग सकता है। उसने बता दिया आपको, उसी के आसपास अगर लेबर चार्जेज डेबिट है तो आप अपना ये पीरियडिक कंपैरिजन रेशियो एनालिसिस करके उस ओपिनियन को दे दीजिए। अदरवाइज अगर उससे बहुत ज्यादा या उससे बहुत कम लेबर चार्जेज हैं तब आप सीधे कह दीजिए कि मुझे इनके लेबर चार्जेज पे भरोसा नहीं है और इनका पीएनएल ट्रू एंड फेयर नहीं है। आप एडवर्स रिपोर्ट भी तो देते हैं, इनका पीएनएल अकाउंट ट्रू एंड फेयर नहीं है। तो जहां तक बात है इस पहले स्टेप की, वो आपको यही बताता है कि पहले अपने मरीज को चेक कर लो, उसकी बॉडी के अंदर क्या है, उसके बाद तुम प्रेस्क्रिप्शन करना शुरू करो कि तुम क्या करोगे, कितना करोगे, इट मीन्स व्हाट। दिस स्टेप डिसाइड्स द टाइम एंड एक्सटेंट of audit procedure to be followed. और ये काम आप एक दुकान के लिए भी करेंगे, पार्टनरशिप के लिए भी करेंगे, कंपनी के लिए भी करेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी के लिए भी करेंगे, सबके लिए करेंगे।
एक स्टेप तो ये हो गया। अब इसके बाद का जो दूसरा स्टेप है वो क्या कहता है? इवेल्युएशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब कहने का क्या है? ये भी तो देखना पड़ेगा कि कंप्यूटर पे करते हैं कि हाथ से करते हैं। कि दोनों को मिक्स करते हैं। अगर आपके क्लाइंट ने कहा कि वो कंप्यूटर पे अकाउंटिंग करता है और आपको कंप्यूटर नहीं आता, तो क्या आप उसकी ऑडिट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब आपको शायद बेइज्जती महसूस हो रही होगी कि ऐसा कौन होगा जिसको कंप्यूटर नहीं आता। ऐसा कौन होगा जिसको कंप्यूटर नहीं आता? आप लोग भी कंप्यूटर चलाते हैं? MS वर्ड में आप टाइपिंग करते हैं, चिट्ठी वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह करते हैं? कितने लोग हैं जो MS वर्ड में अच्छी टाइपिंग कर लेते हैं? मैं स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब यू कैन हैंडल द सॉफ्टवेयर। और इनमें से कितने लोग हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत कंफर्टेबल हैं? आप देखिए हाथों की संख्या कम हो गई। आप अपने आप देखिए हाथों की संख्या कम हो गई। मतलब क्या मेरे कहने का? यस, मैंने देख लिया मैडम, आपको भी देख लिया। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब मैं ये कह रहा हूं कंप्यूटर आपको नहीं आता, तो आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब है अनइजीनेस विथ सॉफ्टवेयर। आप कंप्यूटर में उतने एक्सपर्ट हैं जितना आप उसके सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। मैं प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा हूं। आप सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। और ऐसा कभी आपको फोन में नहीं महसूस होता? इन फोन्स में सैकड़ों ऐसे फीचर होते हैं जिनको हम कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो जो हम 24 घंटे में 18 घंटे इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में इतने अनजान रहते हैं। तो कंपनियां, तो आप समझ लीजिए कि सैकड़ों तरीके के सॉफ्टवेयर यूज करती हैं। पता नहीं सैप का कौन सा सॉफ्टवेयर आता है, पता नहीं ERP का कौन सा सॉफ्टवेयर आता है। 20 तरीके के सॉफ्टवेयर है। आप IT के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग होता है, अवेलेबल सॉफ्टवेयर अलग होता है। तो अगर आप उनका सॉफ्टवेयर जानते हैं तो आप ऑडिट कर सकते हैं, और नहीं जानते तो नहीं कर सकते। ये इवेल्युएट करना बेहद जरूरी है। अब ये दोनों आपने इवेल्युएट कर लिया और आपको लग गया यस यू कैन हैंडल द असाइनमेंट। देयर आफ्टर ऑडिट प्लान ऐसे 300, लेकिन यहां पे ऐसे 200 का डिस्कशन चलेगा। और वो क्या कहता है? ऐसे 200 He shall prepare an overall audit plan। ऐसे 300 में हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे कि क्या कहता है ओवरऑल ऑडिट प्लान।
so that no aspect of audit is left unchecked. एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट पे एक और शॉर्ट नोट है जिसको हम इसी चैप्टर में करेंगे. व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट. आपको 2 लाइनों में मंत्र दे दिया गया और इस मंत्र को जरा ऑडिट की डेफिनेशन से कोरिलेट करिए. ऑडिट इज अ सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. सो इफ यू वांट टू डू अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन you need to have an overall audit plan. ये जैसे आप किसी सब्जेक्ट को अप्रोच करते हैं, अकाउंटेंसी है, लॉ है, टैक्सेशन है, तो आप उस सब्जेक्ट को पूरी तरह पहले एनालाइज कर लेते हैं ना. किसमें क्या क्या है, मैं चैप्टर को कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, कितना टाइम लगाना चाहिए, कितना टाइम नहीं लगाना चाहिए. और वहीं आपने किसी चैप्टर को छोड़ दिया तो आप अपना रिस्क खुद लेके चलते हैं कि अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन आ गए तो मेरा क्या होगा. और सीए में तो ये रिस्क आप ले नहीं सकते. ऑडिट में जब आप जाते हैं, कोई चीज आपसे चेक करने को रह गई या जितना उस पर टाइम दिया जाना चाहिए था उतना टाइम नहीं दे पाए, तो बताइए प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का केस आपके खिलाफ भी चलेगा कि नहीं. बिल्कुल चलेगा. क्योंकि जैसे ही आप ऑडिट कंप्लीट कर लेते हैं आप रिस्क को अपने ऊपर ले लेते हैं, और जैसे ही आपने अपने ऊपर ले लिया वैसे आप अपनी लायबिलिटी को झेलने के लिए तैयार रह जाएंगे, क्योंकि फिर कोई माफी नहीं है. Therefore, you need to have an overall audit plan, and it is very necessary for you to as principal, because audit plan helps you to supervise the articles very easily. आप तो अपने दफ्तर में बैठे रहोगे, आपके बिहार पे 4 आर्टिकल ऑडिट करने जा रहे हैं, दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, वो आपको आके बता दें सर ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, और आपके पास कोई प्लान नहीं है. तो आप कैसे चेक करेंगे कि उन्होंने काम पूरा किया या नहीं किया, ठीक से किया या लापरवाही से किया, जब तक आपके अपने पास एक प्लान ऑफ एक्शन नहीं होगा. ये बहुत जरूरी दूसरी वजह से भी है. आपके पास 1 साल होता है, कंपनी लॉ आपको 1 साल में 20 ऑडिट करने की परमिशन देता है, टैक्स लॉ आपको 1 साल में कुछ और ऑडिट करने की परमिशन देता है. 12 महीने के भीतर आपको ऑडिट करनी है, 50-60 ऑडिट है. जब तक आप प्लान बनाएंगे नहीं तब तक एक्टिविटी आप कर नहीं पाएंगे. एक साथ आप करने की कोशिश करेंगे, सब गलत भी हो जाएगा, लायबिलिटी अल्टीमेटली आपकी होगी. पहले तो लायबिलिटी सिर्फ डिसिप्लिनरी कमेटी की होती थी, आईसीआई की, अब तो एनएफआरए भी आ ही रहा है. लर्किंग देयर, घात लगा के बैठा एनएफआरए, गलत किया आ जाए बेटा खोपचे में सीधा. अच्छा, अब क्या करेंगे आप, चौथा काम क्या करेंगे. देखो कितना स्टेप बाय स्टेप चलता ही है. वो कहता है पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ले लो. क्या करो, स्टडी एंड इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. देयर आफ्टर दे से स्टडी एंड इवेल्युएशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम. इफ यू फाइंड योरसेल्फ कंफर्टेबल देन चार्ट आउट एंड कंप्लीट ऑडिट प्लान. अब ये आपकी फाइल तैयार हो गई आपके पास, ठीक है. अब चलो लेके चलो ये फाइल कहां, क्लाइंट की साइट पे, और वहां जा करके आपको क्या प्राप्त करना है, ऑडिट एविडेंस. जाहिर है आपको शुरू करनी है ऑडिट, और शुरू करनी है तो आप देखो फिर कैसे शुरू करनी है. उन्होंने आपको बैलेंस शीट दे दी, P&L अकाउंट दे दिया और बोला कि साहब ये बिल्कुल सही है. यही क्लेम करेगा वो, क्योंकि वो साइन करके देगा तो बोलेगा कि हमारी तरफ से तो बिल्कुल सही है, अपने अकाउंट को कोई मैनेजमेंट गलत नहीं कहने वाला. फिर आपको कहां आना पड़ेगा, पीछे ट्रायल बैलेंस से लेजर पे, लेजर से कैशबुक जर्नल पे, कैशबुक जर्नल से वाउचर पे, और वाउचर से पहले आप क्या इवेल्युएट कर चुके हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. कि इनके यहां अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, इनके यहां एंट्री को पास करने का पूरा सिस्टम शुरू कहां से होता है और खत्म कहां पे होता है, ये आप इवेल्युएट कर चुके हैं. अब आप कागज चेक करना शुरू करेंगे. जब आप कागज चेक करना शुरू करेंगे तो इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है, ओरल और रिटन। अब देखिए कितनी खूबसूरत लाइन में इसको लिखा है, एक एक शब्द इसका इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? जरा ग्रामर का इस्तेमाल देखिएगा। अच्छा, आप लोग तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ के आ रहे हैं ना? अरे यार, देन आई एम वेरी कंफर्टेबल। फिर तो आप लोग अंग्रेजी ग्रामर के उस्ताद हैं। फिर तो आप लोग ट्रांसलेशन, नरेशन, ये वो आप तो एकदम धज्जी उड़ा देंगे। When they are using the word has to, क्या मतलब इसका? जिम्मेदारी देखो किसके ऊपर डाली है? सर पढ़े लिखे आप हैं, उन्होंने बैलेंस शीट दी और आपको लाके यहां खड़ा कर दिया रिकॉर्ड रूम में। सर ये है हमारा कैश बुक, लेजर, वाउचर का फाइलिंग रखने की जगह। अब क्या है? उसके बाद फाइलों के साथ आपको छोड़ेंगे, आप और आपकी फाइल, और दरवाजा बंद। यस, आप और आपकी फाइल, दरवाजा बंद। इसका मतलब क्या है? अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो, ऑडिटर को इंफॉर्मेशन मांगने का अधिकार है। अब आप अपना अधिकार यहां पे यूज करिए। आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए हम देने को तैयार हैं, लेकिन मांगेंगे आप। ये है मतलब हैज टू का। सर मांगना पड़ेगा आपको। इट मीन्स इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपका पलट के एक सवाल आएगा, सर अगर उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी तो करते देना पड़ेगा। एक सवाल आ गया आपके आईपीसीसी में। ऑडिटर डिमांडेड इंस्पेक्शन ऑफ मिनट बुक ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट? मैनेजमेंट रिफ्यूज्ड इट by taking the plea that sir in board minute there are very secret things which are recorded. Why do you need the board minute book? We are ready to provide you the minute book of our general meeting, but when it comes to minute book of board we are somewhat possessive. हम ये नहीं देंगे। आपने बोर्ड मीटिंग की मिनट बुक मांगी और ये नहीं देंगे। देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आवाज धीमे आ रही है। काय को देना पड़ेगा? मना कर दिया उन्होंने, नहीं देंगे। अरे देना क्या पड़ेगा? नहीं दिया है? अच्छा नहीं दिया तो क्या करेंगे? देखिए 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 देखिए, यही सवाल ऑडिटर ने पूछा। भाई साहब मैं मांग ही तो सकता हूं, नहीं दिया तो? उनका बेटा चिंता मत करो, तुम मांग के तो देखो। नहीं दिया तो हमारे पास 10 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि तुम छीन के भाग लो, पकड़ के दिखाओ। पहला तरीका तो ये। अरे सर मैं अकेला जाता हूं, वहां तो 20 हो रहते, पकड़ के बड़ा मारेंगे और आप मुझे ये सब सिखा रहे हैं। उनका नहीं बेटा, देख ऐसा है कि अगर वो नहीं देंगे तो लिख, I called for this information. They had this information. इस वर्ड पे जोर दे रहा हूं। They had this information, but they did not provide me. क्या सिग्निफिकेंस है they had this information? जब वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में गया था तो उसने लेबर रिकॉर्ड मांगा था, लेकिन मैनेजमेंट ने साहब कहा साहब है नहीं।
तब आपके लिखने का तरीका बदल जाएगा। जब उनके पास है और उन्होंने नहीं दिया तो क्या लिखेंगे आप? आई कॉल्ड फॉर इंफॉर्मेशन, दे हैड दिस इंफॉर्मेशन, they did not provide me the information, therefore their balance sheet is true or fair, I can't say. I can't say simple. फीस आपको फिर भी मिलेगी, फीस आपको फिर भी मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपको ओपिनियन देना कोई मजबूरी नहीं है कि आप हर कंडीशन में बोल के आए हाजी ट्रू एंड फेयर ही है, नहीं, डिपेंड करता है कि आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिली। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। लेकिन अगर आपने मांगा ही नहीं, अगर आपने नहीं मांगा तो आप तैयार रहिए, ऐसे हुक फंसा के आप टांग दिए जाएंगे, पता नहीं चलेगा आपको, ऐसे हुक फंसा। मैनेजमेंट तो इस बात का इंतजार करता है कि ऑडिटर इंफॉर्मेशन ना मांगे, और आपको एक पक्का करना पड़ेगा कि आप मांगेंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये आप लिख के मांगते हैं, चिट्ठी लिख के मांगते हैं आप, ये नहीं कि फोन पे भाई व्हाट्सएप कर देना, कुछ नहीं, लिख के मांग रहा हूं, लिख के दीजिए। अच्छा, कितना दीजिए? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये आप मत लिखिएगा जो मैं लिख रहा हूं, कंक्लूसिव। किसी को इस शब्द से परिचय है कंक्लूसिव एविडेंस? 100%। कंक्लूसिव का मतलब यही होता है। बट ऑडिटर के लिए जब लिखा गया तो क्या लिखा गया? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट लिखा गया। इसका मतलब क्या है? इन एवरी, नो नॉट, ये इंटरप्रिटेशन नहीं, इन एवरी कंडीशन। अब देखिए फ्लेक्सिबिलिटी बता रहा हूं आपको। इन एवरी कंडीशन यू कैन नॉट ऑब्टेन अल्टीमेट एविडेंस। समझने की कोशिश कीजिएगा। एक आप बैलेंस शीट में लिखते हैं बैंक बैलेंस, ठीक है, आपको कहा जा रहा है ये वेरीफाई कीजिए सही है या गलत। आप क्या लेते हैं, पासबुक या बैंक स्टेटमेंट? उसको कहते हैं कंक्लूसिव एविडेंस। एक एक रुपया आप वेरीफाई कर सकते हैं। किसी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल लिखी हुई है, स्टॉक एक्सचेंज से आप एक एक रुपया वेरीफाई कर सकते हैं। कंपनी लिस्टेड नहीं है तो आरओसी के दफ्तर से आप एक एक रुपया वेरीफाई कर सकते हैं। बैंक लोन वेरीफाई कर सकते हैं, एक एक रुपया वेरीफाई कर सकते हैं, कंक्लूसिव ले सकते हैं। लेकिन ये ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल है जहां आपको कंक्लूसिव एविडेंस मिलता है। पीएनएल पे आ जाइए जरा। परचेज, क्या आपको एकदम पक्का एविडेंस मिल जाएगा कि हाँ ये परचेज हुआ था? आप जब साल के लास्ट में जाते हैं आपके पास कागज रहता है, कागज देख के आप वेरीफाई करते हैं हाँ ये परचेज हुआ होगा। कन्वेंस, रिक्शे की रसीद नहीं होती, फिर भी आप लिखते हैं कि हाँ इतना कन्वेंस तो लगा ही होगा। इसीलिए हम कहते हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सफिशिएंट एज पर SA 500? Sufficient means quantity of audit evidence and appropriate means quality of audit evidence. ये लाइनें अभी खत्म नहीं हुई, लाइनें और आगे बढ़ती है तो क्या कहती है? ऑडिटर नीड्स एविडेंस। अब फिर ये लाइन कई बार रिपीट होने वाली है। सो एज टू enable him
यहां आके ये पूरा हुआ। अब आप इसको फिर से पढ़िएगा पूरा। जब आप इसको पूरा पढ़ते हैं तो आपको क्या लगता है? ऐसे 200 बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट से that auditor has to obtain the audit evidence. So it is his responsibility to call for the audit evidence. Why he has to call for the audit evidence? Because he needs to express an opinion. Without having audit evidence at his end, he cannot form an opinion whether financial statements are true and fair. To enable him, वो अपने आप को इस लायक बनाए कि वो ओपिनियन दे सके। मैनेजमेंट तो यहां क्लेम कर रहा है कि बिल्कुल सही है साहब, एकदम ट्रू एंड फेयर ही है, एक एक रुपया आना पाई पैसा एकदम सही है। आप क्या कहते हैं? भाई साहब सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। आपको 2-4 एग्जाम्पल इसमें दिए थे मैंने। When it comes to managerial remuneration, you need to seek that it should be correct as per the law, 11% of the profit. दूसरे किसी अकाउंट में 1-2 रुपया ऊपर नीचे हो जाए, आप परवाह नहीं करते। अब देखिए जरा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का एक और मतलब। ये साहब आपका पीएनएल अकाउंट है, यहां परचेज लिखा हुआ है 1,20,000 रुपए, ठीक है। और एक अकाउंट और है, ऑफिस रेंट लिखा हुआ है 1,20,000 रुपए। दोनों का मतलब समझिएगा जरा। ऑफिस रेंट 1,20 क्यों है? क्योंकि 10,000 रुपए महीना आप ऑफिस का किराया दे रहे हैं, तो 10,000 करके 1,20 पहुंचा दे रहा है। परचेज की अमाउंट भी 1,20 है और ऑफिस रेंट की अमाउंट भी 1,20 है। मुझे आप बताइए, ये 2 अकाउंट चेक करने के लिए, इनके बारे में अपना ओपिनियन बनाने के लिए क्या आपका ऑडिट प्रोसीजर एक जैसा होगा? क्या आपका टाइम एक जैसा होगा? क्यों भाई? इसलिए कि दोनों अकाउंट का नेचर अलग अलग है। परचेज में 1 रुपए की भी परचेज शामिल हो सकती है, 1,000 की परचेज शामिल हो सकती है, हिंदुस्तान से की गई परचेज शामिल हो सकती है, हिंदुस्तान के बाहर से की गई परचेज शामिल हो सकती है। अलग अलग आइटम्स हो सकते हैं जिनके ऊपर अप्लाई होने वाला जीएसटी का रेट अलग होगा, टैक्स का रेट अलग होगा और कॉन्ट्रैक्ट का रेट अलग होगा। आपको भी वेरीफाई करना पड़ेगा जिस रेट में सौदा हुआ था उसी रेट में खरीद हुई या नहीं हुई। ऑफिस रेंट के लिए तो आपको सिंपल एक रेंट एग्रीमेंट वेरीफाई करना है, देख लेना 10,000 रुपए और फिर बैंक में देख लेना कि 10,000 रुपए हर महीने निकल के गए कि नहीं गए, बस और कुछ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? ये अकाउंट का नेचर डिसाइड करता है कि आप किस अकाउंट के लिए कितना ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट मानते हैं। एक बात। दूसरी बात क्या कि अगर आप सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिए बिना ओपिनियन दे दीजिए तो रिस्क आपका। और अगर आपको जितनी जरूरत है उससे ज्यादा ऑडिट एविडेंस लेने की कोशिश करिए, मान लीजिए आपको मिल भी रहा है, जिस अकाउंट पे जितना टाइम लगाने की जरूरत है उस अकाउंट पे उससे ज्यादा आप टाइम लगाइए। जिस अकाउंट पे जितने आर्टिकल रखने चाहिए, 2 आर्टिकल रखने चाहिए उस अकाउंट पे आपने 4 लगा दिए, तो क्या होगा? है? आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ने का क्या मतलब है? ये ठीक वैसी बात है, इम्तिहान का एक पेपर है, 10 सवाल है, 10 सवालों का टाइम 3 घंटा डिसाइडेड है। अभी आपके ऊपर है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 पे कितना टाइम लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे कितना टाइम लगाते हैं, राइट और रॉन्ग? राइट ना? तो अगर आप एक क्वेश्चन पे जरूरत से ज्यादा टाइम लगा गए, दूसरे का टाइम कम हो जाएगा। और अगर आप एक क्वेश्चन पे जितनी जरूरत है उतना नहीं लगाया तो उस क्वेश्चन का जो नंबर क्रेडिट है वो कम हो जाएगा। जैसे आप अकाउंटेंसी करते हैं, आप लोग तो डिटेल वाली अकाउंटेंसी करके आए होंगे, फाउंडेशन वाले आप लोग तो, आप लोगों से कहा जाता है वर्किंग नोट बनाने को। मान लीजिए जिस क्वेश्चन में जितने वर्किंग नोट की जरूरत है उतनी नहीं बनाई, सीधा बैलेंस शीट बना दी और टैली भी कर रही है, क्या आपको पूरे नंबर मिलेंगे? कम मिलेंगे। अब उसने जितनी वर्किंग नोट बनानी उससे 2 ज्यादा बना दी
तो इस पे तो चलो कितने नंबर मिलेंगे एग्जाम में बताएगा, लेकिन एक क्वेश्चन पे जितना टाइम लगाना था वो आपने कम कर दिया। तो जितनी टाइम एंड कॉस्ट की एनालिसिस है वो आप शुरू में ही करके जाइए। ये किस आधार पे डिसाइड होता है कि किसके लिए मैं कितना ऑडिट एविडेंस लेने की कोशिश करूंगा, किसके लिए मैं कितना ऑडिट एविडेंस लेने की कोशिश करूंगा। दिस इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट मटेरियलिटी ऑफ अकाउंट्स। This is decided on the basis of audit materiality of accounts. अबे भाई ये तो बहुत साफ है। तूने कभी डॉक्टरों के पर्चे देखे? भाई साहब एक मेरी लाइफ में एक डॉक्टर ऐसा मिला जिसने जो मुझे पर्चा लिखा, उस पर्चे को लेकर के मैं एक बार एक प्रोग्राम में चला गया। उन सबने कहा अच्छा आपका टिकट तो सबसे वैलिड है सर, वीआईपी सीट में बैठ जाइए। उस पर्चे को लेकर के एक बार मैं सिनेमा हॉल में चला गया, उन्होंने कहा लगता है मैनेजर साहब ने लिखा है आप सबसे आगे सीट पे बैठ जाइए। राइटिंग पे बहुत कुछ डिपेंड करता है बेटा। अच्छा ये वर्ड पे मुझे आना था, ऑडिट मटेरियलिटी। आपने मटेरियलिटी के बारे में तो सुना होगा, फाउंडेशन में भी ये कंसेप्ट पढ़ा होगा। व्हाट इज मटेरियलिटी? नहीं ऐसे नहीं चलेगा। कौन बोलने वाला है मटेरियलिटी के बारे में? अच्छा आप बोलने वाले, बोलिए जरा। है अच्छा यूजर के डिसीजन पे प्रभाव डाल सकता है, उसको अपन मटेरियलिटी बोलते हैं, मटेरियल अमाउंट बोलते हैं, राइट। और कुछ हाँ बैठ जा भाई। और कोई बोलेगा? भाई बोलने से मतलब होता है यार, इसीलिए तुमको इंस्टीट्यूट ना जीएमसीएस की क्लासेस कराता है, तुम लोग बोलना नहीं जानते हो। बोलना सीखो, बोलना सबसे जरूरी है जिंदगी में, बोलना। फिलासफर्स मिलेंगे जो कहते चुप रहो, शांति में ही बिल्कुल शांति है ना, ये धंधा है, इसमें तो बोलना पड़ेगा। यार बोलने का धंधा है, शब्दों पे ही, शब्दों के हेर फेर पे दुनिया बदल जाती। यस मटेरियलिटी। मटेरियल फैक्ट क्या करती है? हाइड करेंगे तो वही प्रॉब्लम होगी ना, डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम। देखिए शब्द पे आपने अभी भी ध्यान नहीं दिया। मैंने यहां सिर्फ मटेरियलिटी नहीं लिखा है, मैंने ऑडिट मटेरियलिटी लिखा है। Accounting materiality, information which can affect the decision of user of फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपके दिमाग में था और बिल्कुल सही था, क्योंकि अभी तक आपने अकाउंटिंग मटेरियलिटी पढ़ी है, लेकिन ये यूजर कौन से हैं? ये तो शेयर होल्डर भी है, लेबर भी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी भी है। मैं अकाउंटिंग मटेरियलिटी में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं यहां ऑडिट मटेरियलिटी में इंटरेस्ट हूं। और इसकी डेफिनेशन क्या है? इंफॉर्मेशन विच कैन अफेक्ट द decision of auditor about true and fair nature of information, जो ऑडिटर के फैसले को प्रभावित कर दे। अब देखिए आप इंफॉर्मेशन लेते, अब इंफॉर्मेशन लेकर के आपको इवेल्युएट करना होता है कि ये सही है, गलत है,
और इस इंफॉर्मेशन के आधार पे प्रेजेंटेशन कैसे अफेक्टेड हो रहा है। फिर अब आप इसके 10 एग्जाम्पल लेना शुरू करिए। देखिए, बहुत सिंपल से शुरू करता हूं। हालांकि आपको बता दिया था मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में आप बड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, 11% ऑफ प्रॉफिट। कन्वेंस में आप छोड़ देते हैं 2-4 रुपए ऊपर नीचे हो तो भी कोई बात नहीं। अब एक और चीज पे आ रहा हूं, दूसरी चीज पे आ रहा हूं। आपने अक्सर ये अकाउंट देखा होगा, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, अक्सर ये अकाउंट देखा होगा। आपने अक्सर एक अकाउंट देखा होगा, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, एक साथ करके डेबिट कर देते हैं, देखा होगा आपने। अब एक कंपनी है, उसने कहा साहब ये तो 16-17 का हाल था, लेकिन 17-18 में हमने क्या किया, साल शुरू होने के पहले हमने बजट एलोकेशन कर दिया कि जो स्टेशनरी होगी वो 1 लाख की मैक्सिमम होगी। हम जिन चीजों की प्रिंटिंग कराएंगे उन पे 2 लाख खर्च होंगे। करेक्ट समझिएगा। और इस साल 16-17 में स्टेशनरी प्रिंटिंग 2.5 लाख रुपए था, राइट। हम जो ट्रेवलिंग करेंगे, मतलब जहां हमारी पोस्टिंग है उस शहर से कहीं बाहर जाएंगे, तो उस पर हम 3 लाख रुपए का बजट रखते हैं। और जो लोकल शहर में हम शहर में रहते हुए ट्रेवलिंग करेंगे, कन्वेंस जिसको बोलते हैं, हम उस पर 2 लाख का बजट रख रहे हैं। और यहां ये 4.5 लाख रुपए खर्चा था 16-17 में, ठीक है। 17-18 का पीएनएल बन रहा है, राइट। उन्होंने स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग को कंबाइन दिखाया, 3 लाख का बजट था, इसके अगेंस्ट 2,75,000 रुपए दिखाया। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस 5 लाख का बजट था, इसके अगेंस्ट 4,90,000 रुपए दिखाया, ठीक है। बजट के भीतर खर्चा किया कि नहीं किया। इसके एक एक वाउचर भी है, पूरे सबूत है, सब आपको दे भी दिया। आप मुझे बताइए ये ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। यस, ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। बजट के भीतर ही खर्चा किया है, एक एक खर्चे का कागज है, ऑथराइज्ड है, सील लगा हुआ है, चेक से पेमेंट हुआ, सब ठीक है। लेकिन ये जो जिस तरह से पीएनएल में डाला है वो ठीक है या नहीं है। यस और नो? नो? काहे को नो भाई? अच्छा, ये अलग दिखाने का था, स्टेशनरी अलग, प्रिंटिंग अलग, ट्रेवलिंग अलग, कन्वेंस अलग है। तो देखिएगा, स्टेशनरी इन्होंने 1.50 दिखाया और ये 1.25 दिखाया, समझिएगा। ट्रेवलिंग इन्होंने 3.50 दिखाया और ये 1.40 दिखाया। ये पूरा अमाउंट था। मुझे आप एक बात बताइए, इस प्रेजेंटेशन में और इस प्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्या रहा? क्या इस प्रेजेंटेशन या उस प्रेजेंटेशन से ओवरऑल प्रॉफिट की फिगर पे कोई फर्क पड़ा? लेकिन आप खुद देखिए, यूजर के इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने का तरीका बदल गया। उसने कहा कि जब तुमने स्टेशनरी पे 1 लाख के खर्चे का बजट किया था तो साल भर में 1.5 लाख रुपए क्यों खर्च किए? हालांकि मैं ये नहीं कहता तुमने भ्रष्टाचार कर दिया है, लेकिन तुमने खर्च क्यों किया ये बताओ। मतलब क्या? मैनेजमेंट की जवाबदेही इस सिस्टम में बढ़ जाएगी। इसी को कहते हैं मैटेरियलिटी, इसी को कहते हैं मैटेरियलिटी।
मटेरियलिटी का अमाउंट से संबंध नहीं है। मटेरियलिटी इज ए रिलेटिव कंसेप्ट, इट इज मोर रिलेटेड विद द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन देन द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। Sometimes even an amount of 1 rupee becomes very material. Sometimes even an amount of 1 lakh becomes immaterial. ये बात कुछ क्लियर हो रही है या नहीं हो रही? ऑडिट मेटेरियलिटी पे सेपरेट ऐसे करेंगे। और देखिए मेटेरियलिटी अब यहां पे जो किया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहां पे आप ही थे ऑडिटर जो इसको बिल्कुल ट्रू एंड फेयर बोल के आए थे, और यहां पे आप ही हैं ऑडिटर जो यहां पे कह रहे हैं नहीं साहब ये ट्रू एंड फेयर नहीं है। आप देखो एज एन ऑडिटर आपका अप्रोच कितना बदल गया। और ये बदला कैसे है? ये किसी कानून ने नहीं बदलवाया, ये उस एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ने बदलवाया, जिसमें वो खुद कह रहे थे कि अब इस साल से हम हर चीज का बजट डालेंगे। कोई कानून नहीं कह रहा इसको ऐसे दिखाओ उसको वैसे दिखाओ। उस कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो कल तक कॉम्बिनेशन में रखता था, उसने बेटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक्सरसाइज करने की कोशिश की अपने एम्प्लॉइज के ऊपर और बोला कि अब सिस्टम ऐसे चलेगा। जैसे उसने सिस्टम बदला उसका प्रेजेंटेशन बदल गया। इसका मतलब क्या है? मैच्योरिटी एंटिटी टू एंटिटी बदलती रह सकती है। अगर किसी अकाउंट की मैच्योरिटी एक बार डिसाइड हो जाए तो जिंदगी भर उसकी मैच्योरिटी का लेवल वही रहेगा, यह पक्का नहीं है। समय के साथ भी मैच्योरिटी बदलती रहती है। इसीलिए कहते हैं तो बचपन के दिन थे और ये जवानी की बहार है। पहले भी तेरे गाल पे वो तिल था, मगर वो कातिल न था। तो वही तिल जो पहले बड़ा नॉर्मल अपीयर होता था, एक वक्त के बाद वही कातिलाना हमला करने पे आ जाता है। आप देखो सिर्फ टाइम बदला है, सिर्फ टाइम बदला है और मटेरियलिटी का प्रेजेंटेशन कितना बदल गया। तो अब अगर हम फिर से इसको करें ऑडिट एविडेंस वाले को, मेरे पास तो नहीं आपके पास होगा, कि you need to obtain the audit evidence because you need to give your opinion and this depends on the audit materiality. अब आपने एक एक ऑडिट एविडेंस लेना शुरू कर लिया। अब फिर आप आगे आइए, अगला स्टेप क्या होगा? नंबर आप डाल लीजिएगा। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी हो आप अपने आप डाल लीजिएगा, क्योंकि मेरे तो पेजेस इधर उधर हो जाते हैं। वो 5 साल के बाद है। 5 साल तक तो आप कर सकते हैं, 5 साल तक आप कर सकते हैं, और फर्म है तो 10 साल तक कर सकते हैं। वो सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 है, कंपनी लॉ में ही है, अपने कोर्स में भी है, वो करना है। एक ऑडिटर 1 साल अपॉइंट हो गया तो अगले 5 साल तक कर सकता है, और फर्म है तो 10 साल तक कर सकता है लगातार है। वो तो कंपनी ऑडिट में है, अपने को करना है। अभी तो हम जनरल ऑडिट कर रहे हैं। करंट ऑडिट फाइल एंड परमानेंट ऑडिट फाइल दो आपकी फाइलिंग होती है। क्यों? क्योंकि जो आप कागज लिखेंगे उसको आप अपने फाइल में डालेंगे। ऑडिट ऑब्जर्वेशन की परचेज ऐसा रहा, सेल ऐसा रहा, बाद में इन्हीं कागजों के बल पे आप ओपिनियन देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा क्या?
और ध्यान रखिएगा, हम 30-32 हिस्से करने वाले हैं और 30-32 में से कम 27 से 28 हिस्से ऐसे होंगे जिनका लास्ट पॉइंट यही होगा, डॉक्यूमेंटेशन। शुरू होता है स्कोप एंड ऑब्जेक्ट से और खत्म होता है डॉक्यूमेंटेशन पे। ऐसे 230 है ये, वास्तव में चैप्टर नंबर 3 में आएगा ये ऐसे 230। आई इंटरमीडिएट लेवल के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है ऐसे 230, सारी लाइफ आपको काम भी आएगा। अच्छा देखिए क्यों जरूरी है ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सबसे ज्यादा जरूरी जानते क्या है? हिमसेल्फ फ्रॉम चार्जेज ऑफ नेग्लिजेंस। सबसे जरूरी ये है, आप क्यों कागज बनाते हैं? आप तो जाहिर है रोज ऑडिट करने जा रहे हैं, कागज नहीं भी बनाएंगे तब भी आप ओपिनियन दे देंगे, आपको पता ही आप क्या चेक कर रहे हैं। अच्छा कागज बनाएंगे सीरियल वाइज नहीं रखेंगे तब भी ओपिनियन दे देंगे, कागज बनाएंगे बना के फाड़ के कल को फेंक देंगे तब भी ओपिनियन दे देंगे, बिकॉज यू नो इट, यू आर गोइंग डेली। ये वजह क्या है? अगर कल को कहे ऑडिटर साहब आपने ये नहीं देखा, तो फाइल में से हमने कागज निकाला और उसके मुंह पे फेंका, ये देख। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग सीए कर रहे हैं, आप में से कई लोग शायद दिल्ली के बाहर के आए होंगे या कई लोग दिल्ली के भी होंगे, तो आपके पेरेंट्स मान लीजिए आपसे पूछे कि हाँ बेटा तुम पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो आपके पास क्या सबूत है? कॉपी है ना सबूत? यही कॉपी कि आप दिखा सकते हैं कि मेरा रिजल्ट क्या होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं नेग्लिजेंट स्टूडेंट नहीं हूं ये मैं प्रूव कर सकता हूं। और यही वजह है कि इस ऑडिट फाइल को रखने का टाइम पीरियड कितना है? 8 साल। जितने साल तक कंपनी को अकाउंट रखना है उतने साल तक आपको भी ये कागज रखने हैं। वजह यही है कि अगर उस कंपनी के खिलाफ जांच शुरू हुई, समझिए इसको कोऑर्डिनेट करिए, अगर उस कंपनी के खिलाफ जांच शुरू की सरकार ने तो सरकार इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगी, और आप परसों ही पढ़ चुके हैं कि अगर सरकार ने इंफॉर्मेशन मांगी तो आपको देना पड़ेगा। कहां से देंगे आप? यहीं से निकाल के देंगे, यहीं से तो देंगे। कर लिया भाई? अच्छा अब एक लग्जरी, ये तो कर लिया आपने। अंतिम पॉइंट क्या है? अंतिम से पहले वाला, वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स। लिखना पड़ता है। मैं ये इसलिए थोड़ी लिखता हूं कि मुझे तो क्लास में ही ऑडिटर तैयार कर देना पड़ता है। ये तो आपने पढ़ लिया तो बड़ा लग्जरियस लग रहा है यार, हम काम तो किसी और से भी करा सकते हैं, है? काम तो हम किसी और से भी करा सकते हैं, बट जो इसकी मेन लाइन क्या है, ये समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है,
और ये एक साथ यूज करना पड़ता है ऑडिट में, रीजनेबल केयर एंड स्किल। To form an opinion, on work performed by others, और इसके ऊपर की एक बहुत बड़ी लाइन है, वो ये है, हालांकि आपको याद आएगा, मैंने शायद पहले भी बोला है, he is himself liable for his opinion। यहां आके ही कंप्लीट होता है। What they are saying, this point is very practical। It says that of course auditor himself will not have the time to go and attend every audit client। He can send his articles, और आपको एक वर्ड परेशान कर रहा होगा, व्हाट इज दिस सब कॉन्ट्रैक्टिंग। बहुत सिंपल बता देता हूं, ऑडिट आपको मिली, आपने अपना दफ्तर खोल के रखा हुआ, आपको ऑडिट मिली, आपके पास एक और सीए का ऑफिस है, आप उसके पास गए, बोले ऐसा ये ऑडिट तुम कर दो, तुम कर दो, अब आ गया। क्या बजानते हैं आप लोग? लग रहा है वो बंद कर देना। देखिए, ये जो कक्षा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण कक्षा है, और आप दुनिया के इतिहास पर नजर डालिए तो दुनिया के जितने महत्वपूर्ण काम हुए हैं वो हमेशा बंद कमरों में ही हुए हैं। अरे इसमें इतना मेज पीटने की क्या जरूरत है, आप सब इस बात के गवाह हैं। तो कहने का मतलब क्या है, वो हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस थी, बड़ी प्रसिद्ध एक्ट्रेस, नाम था उनका मैरिलिन मनरो। आपने भी शायद सुना होगा मैरिलिन मनरो का नाम। उनकी खूबसूरती के चर्चे आज भी होते हैं। उन्होंने कहा था, टैलेंट इज ऑलवेज डेवलप्ड इन प्राइवेसी एंड एग्जिबिटेड इन पब्लिक। समझिए आप, जो आप अपना टैलेंट डेवलप करते हैं वो हमेशा बंद जगह पे करते हैं, अकेले में करते हैं, और जब इस टैलेंट को दिखाना होता है तब आप जनता के सामने जाते हैं, क्योंकि आप अपने आप को अपना टैलेंट दिखा के क्या करेंगे। लेकिन डेवलप होगा प्राइवेसी में, इसलिए प्राइवेसी बेहद जरूरी है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग, इट्स लाइक डूइंग मेडिटेशन। मेडिटेशन आप हमेशा अकेले करते हैं, चाहे भले ही आप ग्रुप में बैठे हो, करते आप हमेशा अकेले ही हैं। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग का क्या मतलब है, ऑडिट आप खुद भी कर सकते हैं, अपने किसी प्रोफेशनल कुलीग को भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, करेगा कोई, भरेंगे आप। ऑडिट वो करेगा लेकिन वो ओपिनियन नहीं दे रहा है, ओपिनियन तो आप ही देंगे, साइन तो आप ही करेंगे, इसलिए यू आर लायबल। दैट इज वाई यू हैव बीन कॉशन्ड। और कॉशन क्या है, हैज टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर। अब देखिए, यहीं पे अगर खत्म कर देता तो आप बच जाते। और सर केयरलेस थोड़ा सा हो गया था। स्किल आया ना आपको, कॉम्पिटेंस एंड स्किल वाला।
आपको एक्सपोजर होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब आप कन्विंस हो गए थे कि आप कॉम्पिटेंट हैं, आप स्किल्ड हैं, तभी आपने ये ऑडिट ली। और अब अगर आपने ऑडिट ले ली है तो अब आप ये कह के नहीं बच सकते और साहब मेरे को ना पहले से इस ऑडिट की गहराई का पता नहीं था इसलिए मैं फंस गया। नो, यू हैव टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर एंड स्किल। और ध्यान दीजिएगा, अगले लेक्चर में एक वर्ड एक्सप्लेन करूंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रीजनेबल। और ये रीजनेबल शब्द एक्सप्लेन करने में कम से कम 40-45 मिनट लगने वाले हैं। सिर्फ रीजनेबल क्या होता है, रीजनेबल। अब सब कर लिया, बताइए क्या क्या कर लिया, आप बताइए। देखिए 4 क्वालिटी आपके अंदर थी और वो क्या थी? इंडिपेंडेंस, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ये 4 तो आप लेकर के गए उसके यहां। कैसे शुरुआत करी? स्टडी एंड इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, then study and evaluation of accounting system, then audit plan, thereafter collection of audit evidence, then audit documentation, then work performed by others. अब चाहे आपने किया या दूसरों ने किया, काम तो हो गया। अब जब काम हो गया तो अब आप क्या देंगे? लास्ट पॉइंट इसका है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट पर पहले कोई ऐसे नहीं था। आप समझ लीजिए जब हम लोगों ने पढ़ के पास किया तब तक ऑडिट रिपोर्ट पे कोई ऐसे नहीं था, लेकिन शायद हमारे बाद वाली जनरेशन खराब हो गई, उनको ऑडिट रिपोर्ट पे ऐसे डालना पड़ गया। उसके बाद वाली जनरेशन और खराब हो गई, ऑडिट रिपोर्ट पे 3 और ऐसे डाल देने पड़े। आप देखेंगे इसमें 700 की सीरीज में ऐसे हैं, हम करेंगे एक एक को, लेकिन यहां मैं ऑडिट के ऐसे को डिस्कस करने नहीं बैठा हूं, मैं यहां ऐसे 200 डिस्कस करने बैठा हूं। तो यहां जो जनरल डिस्कशन होगा वो जनरल होगा, लेकिन इसको समझ लीजिएगा क्योंकि यही काम हमको चैप्टर नंबर 1 से लेकर के अंतिम चैप्टर तक करना है। करना क्या? हमको ऑडिट करनी, ऑडिट रिपोर्ट देना है, ऑडिट करनी, ऑडिट रिपोर्ट देना है। वर्ड पे ध्यान देना। ऑडिटर शैल सबमिट हिज ऑडिट रिपोर्ट। यहां फुल स्टॉप नहीं लगाया, यहां इस सेंटेंस को आगे बढ़ा दिया। If he completes the audit, इस इफ में बहुत कुछ छिपा है, बहुत कुछ छिपा है इस इफ में। आपसे कहा जाता है ईमानदारी से ऑडिट कीजिएगा, आप गए ऑडिट करने, अपने शहर से बाहर गए, 2-4 लोगों की टीम लेकर के गए, उन्होंने आपको होटल में, गेस्ट हाउस में रुकवा दिया और फिर आप अपनी ऑडिट शुरू करने गए। और पहले उन्होंने समझा था आप बड़े नॉर्मल ऑडिटर हैं, लेकिन आप तो पैदाइशी अब नॉर्मल हैं, तभी तो सीए करने का फैसला किया, वरना बहुत से धंधे हैं दुनिया में, हैं। तो अब आप बड़ी तगड़ी ऑडिट करने लगे, मैनेजमेंट को डर लगने लगा कि भाई साहब ये तो कुछ ना कुछ नौकरी खा के ही छोड़ेगा, बड़ा टफ आदमी मिल गया यार। उन्होंने आपको लालच वालच देने की कोशिश की, लेकिन आपने कहा भाई मैं तो फकीर आदमी हूँ, मैं नरेंद्र मोदी का फैन हूँ, तो मैं तो झोला उठा के चल दूंगा किसी दिन जब मेरा मन करेगा। हालांकि जा वो कभी नहीं रहे। उन्होंने देखा यार इससे भी नहीं मान रहा। अब आप रात में जो है सोए हुए हैं, आपके आरडीएस आपके साथ हैं, वो भी सोए हुए हैं, दरवाजा बंद है, कमरे में अंधेरा है। अबे बंद कर दो, कहा को खोल रहे, बंद कर दो उसको। क्या है, क्या हुआ है? अच्छा सफोकेशन।
वे आप लोगों को सफोकेशन फील होता है? अच्छा ठीक है, तो अरे एसी क्या चल रहा है? उस दिन भाई लोगों ने पंखा बंद कर दिया था, आप करें एसी चलाने को। तो अब कमरे में अंधेरा और आप सोए हुए हैं, इसी बीच वो आवाज आनी शुरू हुई पायल की। अब सबसे पहले आपके आर्टिकल्स की नींद खुली कि गुरु ये कौन आया। फिर आवाजें और बढ़ी, उन्होंने आपको जगाया, गुरुजी ये क्या हो रहा है। अब आपकी हालत और खराब, आपकी हालत और खराब। आपने ऐसे ही दरवाजा खोल करके बाहर निकलने की कोशिश की, जैसे ही दरवाजा खोला आप पे भयानक हमला। और हमला भी ऐसे नहीं, आपके सिर के ऊपर कंबल, और उसके बाद हमला 15-20 मिनट तक लगातार। उसके बाद आपने कंबल हटाया, देखा कोई नहीं। उसी टाइम भाई साहब पजामे और बनियान में निकल के भाग लिए रेलवे स्टेशन। भाई कोई भी गाड़ी मिल जाए निकल रहे यहां से। कंप्लीट ही नहीं हुआ, आप ऑडिट रिपोर्ट क्या देंगे? अच्छा, क्या ऐसा भी होता है कि हम ऑडिट कंप्लीट ना करें? बिल्कुल। एक एग्जांपल अभी दिया था, आपने बोर्ड मीटिंग की मिनट बुक मांगी, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया। ऑडिटर कब कंप्लीट नहीं करता ऑडिट असाइनमेंट? सिर्फ दो ही कंडीशन, या तो कोई भी आपके पास रिकॉर्ड नहीं हो, या आपके पास रिकॉर्ड है आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं जब वो इस्तीफा देता है, या आप उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं जब वो इस्तीफा देता है। अदरवाइज आप ऑडिट कंप्लीट करते हैं। अगर आपने कंप्लीट किया तो आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें बहुत बड़ा कैच है, बहुत बड़ा कैच है, और वो ये है he can't withhold the report। अब ये withhold वर्ड क्यों यूज कर लिया गया? आप ऑडिट रिपोर्ट नहीं रोक सकते। हालांकि एक लाइन जो आगे आने वाली पहले बता देता हूं, अगर आपको लगता है कि आपका क्लाइंट फीस नहीं दे पाएगा और वो पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटर है, तो आप उसकी कैश बुक अपने पास रख सकते हैं। कंपनी में तो नहीं रख सकते। पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, नॉन कॉर्पोरेट बॉडी है, तो आप उसकी बुक्स होल्ड कर सकते हैं कि बेटा फीस दो, उसके बाद किताबें दूंगा। कंपनी में तो नहीं कर सकते, नॉन कंपनी में कर सकते हैं, लेकिन चाहे कंपनी हो या नॉन कंपनी, अगर आपने ऑडिट किया है तो ऑडिट रिपोर्ट आप होल्ड करके नहीं रख सकते। अगर आपने कंप्लीट किया है तो इस्तीफा दिया तो कोई बात नहीं। अब सवाल यह उठता है, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। बहुत महत्वपूर्ण, समझ लेना, सारी लाइफ आपको यही करना है। आप बताइए कि जब आप ऑडिट करने गए और मैनेजमेंट ने आपके हाथ में ये बैलेंस शीट और पीएनएल और कैश फ्लो स्टेटमेंट रखा, तो इस रखने का महत्व क्या था? अच्छा, रखते हुए क्लेम कर रहे हैं कि सर बिल्कुल सही है, तो फिर रखा क्यों? तो फिर रखा क्यों? क्वेश्चन बिफोर द ऑडिटर। रखते हुए आपके सामने वो कौन से सवाल रख रहे हैं? वास्तव में बैलेंस शीट नहीं रखी है, वो एक सवाल रखा है। क्या सवाल रखा है? और आप ध्यान दीजिए, जिंदगी भर आप ऑडिट में यही लिखेंगे, वेदर बैलेंस शीट गिव्स ए
ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ state of affairs as on a given date। एक सवाल तो ये होता है। अब देखो वो क्लेम करते हैं बोर्ड वाले कि बिल्कुल हमारा सही है, लेकिन फिर भी ये सवाल किसकी तरफ से आता है? जमाने की तरफ से। और इसी जमाने को टेक्निकली आप क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर। आपको पहले दिन बताया था स्टेक होल्डर क्या होते हैं। शेयर होल्डर, वर्कर, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटी, पोटेंशियल कोलैबोरेटर, करंट कोलैबोरेटर, मतलब जो भी आपके बिजनेस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड है वो ये सवाल पूछ रहा है। और सर फुल स्टॉप यहां पे अभी नहीं लगेगा, एंड से जुड़ेगा। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड। देखिए लाइन बदल गई। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर दिस, क्योंकि पीएनएल अकाउंट पूरे फाइनेंशियल पीरियड की एक्टिविटी का दस्तावेज है। बैलेंस शीट किसी एक दिन के लायबिलिटी और असेट के पोजीशन का दस्तावेज है। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप जानते हैं। ये प्रश्न आपके सामने होता है और इसी पर आपको ओपिनियन देना होता है। यही वजह है कि आप यहां से पीछे जाते हैं। यही वजह है कि पीछे आपको जाना पड़ता है। कहां? वाउचर तक। फिर आप एक एक अकाउंट देखते हैं। तुम्हारी बैलेंस शीट में कितने अकाउंट लिखे हैं, तुम्हारे पीएनएल में कितने अकाउंट लिखे हैं। मैं एक एक को देखूंगा और फिर बता पाऊंगा कि ओवरऑल ट्रूथनेस एंड फेयरनेस है या नहीं है। ओवरऑल मुझसे एक एक रुपए की गलती पकड़ने की उम्मीद मत करना, लेकिन मैं ये जरूर बता दूंगा कि ओवरऑल ट्रूथनेस एंड फेयरनेस है या नहीं है। तो ये प्रश्न है आपके सामने कि आपको बताना है कि सब सही है या नहीं। अब बताइए आप कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? क्योंकि आपको बताया गया है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट और टाइप्स ऑफ ओपिनियन। 4 तरह के ओपिनियन है। पहला ओपिनियन क्या है? द क्लीन और अनक्वालिफाइड ओपिनियन। देखिए यहां क्वालिफिकेशन का मतलब कोई इम्तहान पास करने से नहीं है। यहां क्वालिफिकेशन का मतलब है ऑब्जेक्शन, रिजर्वेशन ऑफ द ऑडिटर। सिंपल टर्म से बोलूं, ऑब्जेक्शन। क्लीन और अनक्वालिफाइड ओपिनियन। देखिए आपसे 2 सवाल रखे। वेदर बैलेंस शीट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स, whether P&L account gives a state of true and fair view of a state of profit earned or loss incurred. Now you are going backwards, you are checking the audit evidence, you are collecting audit evidence. On the basis of those audit evidences, you come to a conclusion that purchase is good, sale is not good, purchase is not good, sale is very good. Whatever kind of opinion you may arrive at, then you will take collection of the opinion. Thereafter you will decide whether I can say in my opinion. अच्छा, मैंने लिखा बैलेंस शीट इज ट्रू एंड फेयर, पीएनएल अकाउंट इज ट्रू एंड फेयर। देखिए एक सिंगल सीए था, सिंगल सीए, अकेला सीए पास हुआ, अपना दफ्तर खोला और अकेले प्रैक्टिस करने लगा।
उसको एक ऑडिट मिली, उसने सब कुछ चेक किया और देखा कि सब सही है, पूरी तरह सेटिस्फाइड है, तो क्या लिखेगा? इन माई ओपिनियन बैलेंस शीट इज ट्रू एंड फेयर, है? यही लिखेगा। ये गलत है, समझिएगा। अकेला सीए है, अकेला सीए। अच्छा, अकेला सीए आवर शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, अकेला सीए वी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। अरे पार्टनरशिप वाला तो करेगा ही करेगा, अकेला कर रहा है। वजह क्या है? साइन भी अकेले ही करेगा, साइन भी अकेले ही कर रहा है। XYZ कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसको लिखने का अर्थ यह है कि ऑडिट इज नॉट ए जॉब डन बाय वन पर्सन, audit is a team work. This word is recognition of the effort put into that audit by that audit team. Okay, you are signing it individually, but it signifies that it was a team effort. So in our opinion we state that बैलेंस शीट, अब मैं इसको शॉर्ट कर दे रहा हूं, मतलब लाइन तो पूरी लिखेगा। बैलेंस शीट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स एज ऑन ए गिवन डेट। P&L अकाउंट गिव्स ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट अर्न लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर। लेकिन मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, इसको हम आगे और तो करते ही रहेंगे, ठीक है। ये हो गया क्लीन और अनक्वालिफाइड ओपिनियन। प्रैक्टिस में ये आपको 80% केसेस में देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा ओपिनियन क्या है? जो भी कह रहे थे, क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है, हो गया है भाई ये लाइन, क्वालिफाइड ओपिनियन। तो देखिए, अभी आप लिखना मत, यहां वो क्या कहता है, इन आवर ओपिनियन आर we state that balance sheet gives true and fair view and P&L account gives true and fair view। अब मुझे बताइए, इस क्वालिफाइड ओपिनियन और अनक्वालिफाइड ओपिनियन में अंतर कहां हुआ? अंतर कहां हुआ? क्वालिफाइड में भी तो उसने यही लिखा, क्वालिफाइड में भी उसने यही लिखा, अनक्वालिफाइड में उसने यही लिखा। अंतर कहां हुआ? फाइनल ओपिनियन तो वही आ रहा है। थोड़ी जाने दीजिए, अभी आप फिर मत लिखना। तीसरा ओपिनियन देता है वो, जिसका नाम है एडवर्स ओपिनियन, और यहां लिखता है इन आवर ओपिनियन बैलेंस शीट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू P&L account does not give true and fair view। तीन ओपिनियन आपके सामने रख दिए, एक क्लीन, एक क्वालिफाइड और एक एडवर्स। अब एडवर्स और क्वालिफाइड के बीच में डिफरेंस आपको दिख रहा है कि एडवर्स में तो उसने कह दिया तुम्हारा P&L गलत है, तुम्हारी बैलेंस शीट गलत है, ठीक व्यू नहीं दिखा रहे हो। यहां कह रहा है क्लीन और क्वालिफाइड। प्रैक्टिस में आपको सबसे ज्यादा डिलेमा इसी का होने वाला है।
कि मैं ओपिनियन कैसा दूं, क्योंकि इसी ओपिनियन पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी लायबिलिटी दोनों टिकी हुई है। समझिएगा इसको ध्यान से, ये अगले लेक्चर तक एक्सटेंड होगा। ये यहां आपने कह दिया क्वालिफाइड और यहां आपने कह दिया क्लीन, दोनों में फाइनल ओपिनियन आपका एक जैसा है, एक जैसा ही है ना। इसमें भी आप कह रहे हैं यस बैलेंस शीट इज ट्रू एंड फेयर, इसमें भी आप कह रहे हैं यस बैलेंस शीट इज ट्रू एंड फेयर, तो आखिर इन दोनों में फर्क कहां रहा, समझिए। एक छोटे से एग्जांपल से शुरुआत करूंगा। आप एक जगह पे गए ऑडिट करने, वहां आपने पीएनएल देखा, एक आइटम आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का दिखाई दिया, ठीक है। आपने कहा ओपनिंग स्टॉक आपका 1 अप्रैल को था, क्लोजिंग 31 मार्च को था। मैं आपके यहां 1 अप्रैल को भी नहीं आया था, मैं आपके यहां 31 मार्च को भी नहीं आया था, क्योंकि मैं तो 31 मार्च के बाद ही आऊंगा जब आपका अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया। तो ऐसा करिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल सही है, मुझे कैसे पता चलेगा? और आपको ही मालूम है कि इतना सेंसिटिव आइटम है, चाहे आप फाउंडेशन से आए चाहे आप कहीं से आए, आपको ही पता है क्लोजिंग स्टॉक 1 रुपया बढ़ा दीजिए आपका जीपी 1 रुपया बढ़ जाएगा, 1 रुपया घटा दीजिए आपका जीपी 1 रुपया घट जाएगा। तो बड़ा सेंसिटिव आइटम है और आपको इस पीएनएल अकाउंट की ट्रूथनेस एंड फेयरनेस पे अपना ओपिनियन देना है। नाउ फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ द स्टॉक यू नीड अ स्टॉक लेजर, यू विल कॉल फॉर स्टॉक लेजर। अब इन दिस स्टॉक लेजर whatever system they might have followed, FIFO system or weighted average system, what they say in accounting standard 2, कि साहब वो आया तो क्वांटिटेटिव डिटेल लिखा, वो गया तो क्वांटिटेटिव डिटेल लिखा, और जो बचता गया उसका वैल्यूएशन करते गए, और 31 को जो बचा वो यहाँ पे आया, और पिछले 31 को जो बचा था वो कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ पे आया, राइट। सो दिस वे बाय प्रेजेंटेशन ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट एंड और स्टॉक लेजर you can get purchase vouchers, you can get sale voucher, verify their quantity, and thereafter you can arrive at the conclusion whether the opening stock and closing stock figure as presented by them looks true and fair or not. This is the way you can verify. This is the only way by which it can be verified, because you have visited your client's place after the accounting year is over. You are not there for throughout the year. You have not verified every single purchase and every single sale. So you need to go there and call for a stock register, and then from stock register you verify the quantity, then you can verify the valuation. This is the only way. ऐसा अब आगे क्या हुआ यहां पे, आप गए देखिए ऐसा है भाई, एक बार आपने कहा स्टॉक रजिस्टर लाओ, उनका देखिए ऐसा है, ये बिजनेस ना हमारे दादाजी ने शुरू किया था। फिर तो दादाजी ने जब शुरू किया था तो उनको एक पंडित जी मिल गए थे, तो पंडित जी ने उसी टाइम बोल दिया था, जिस दिन तुमने अपने धंधे में स्टॉक रजिस्टर रखा उसी दिन तुम दुनिया छोड़ जाओगे। अब भाई साहब ऐसी गंभीर चेतावनी दादाजी ने दिल पे ले लिया, आज तक स्टॉक रजिस्टर नहीं रखा। अच्छा, आज तक नहीं रखा, बिल्कुल नहीं रखा, और हम भविष्य में भी नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे भविष्य में भी। क्यों भाई साहब आप बताइए, कोई है ऐसा कानून जो हमको मजबूर करता हो कि स्टॉक रजिस्टर रखना पड़ेगा? नहीं यार, ऐसा तो नहीं है। मतलब हम स्टॉक रजिस्टर न रखें हम जेल चले जाएंगे, कोई ऐसा अपराध कर दिया क्या हमने? नहीं, ऐसा तो नहीं है। और भाई साहब वो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो बोलता है कि भाई साहब सुनिए, हमने भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बोलता है कि अगर आप स्टॉक रजिस्टर रखेंगे तो मेंटेन किस सिस्टम में करेंगे, फीफो में करेंगे या वेटेड एवरेज में करेंगे? आप ध्यान दीजिए, AS2 इसको बताता है। AS2 कहीं ये नहीं कहता कि आपको स्टॉक रजिस्टर नहीं रखोगे तो जेल हो जाएगी। अब उन्होंने कहा जेल नहीं होगी तो फिर तो कुछ नहीं होगा, हम नहीं रखते। कहां कर लोगे बे, नहीं रखते। अब बताइए, आप बड़े परेशान, अब क्या करें भाई, ये तो रख ही नहीं रहा, इतना एडॉमेंट, इतना स्टफ बॉन्ड, सर हम नहीं रखेंगे, आपको जो करना है कर लो। बाकी सब ठीक है, परचेज अपनी जगह पे बिल्कुल टिच है, सेल अपनी जगह पे बिल्कुल टिच है, सारे कन्वेंस, स्टेशनरी, प्रिंटिंग सब कुछ बिल्कुल सही, लेबर चार्जेस सब सही। बताइए आप क्या करेंगे? आप ये कहने जा रहे हैं भाई साहब एक बात सुन लो, आपकी बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देती,
आपका पीएनएल ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता। कहा है? आपका स्टॉक गलत है। और वो खड़े हुए सामने कैसे करें आप? इट इज एज गुड एज सेइंग दैट यू आर ए चोर। और खड़े हुए कैसे करें आप गलत है? अब भाई साहब मेंटेन ही नहीं किया। याद देखो, दोनों चीजें अलग अलग करो। मेंटेन नहीं किया ये अलग बात है, हम गलत काम कर रहे हैं ये अलग बात है। तुम प्रूव करो कि मेंटेनेंस, नॉन मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक रजिस्टर इज ए क्राइम, कि हम गलत काम कर रहे हैं। क्राइम तो है। अब नहीं किया, नहीं किया, आप बताइए आप क्या करें? बाकी सब सही है। और सवाल वो देखिए आपके सामने खड़े कि बताइए हमारी बैलेंस शीट सही है कि गलत। अब आप कहते हैं नहीं साहब गलत है, वो आपको काउंटर करने के लिए खड़े हो गए। आप बताइए आप क्या करें? आप लिख देंगे कि हां जी बिल्कुल इन आवर व्यू सब सही है। ये कौन सा ओपिनियन? बिल्कुल क्लीन अनक्वालिफाइड ओपिनियन, यही लिख देंगे आप, है यही लिख देंगे आप। ठीक है, सुनिए। कल को एक बैंकर ने आपको बुला दिया, बैंकर ने बोला साहब ऐसा है, इस धंधे को हम स्टॉक के ऊपर लोन देना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हो? स्टॉक के ऊपर हम लोन देना चाहते हैं, दे देना, दे देना, क्योंकि आपने लिखा है कि सब कुछ सही है, आप ही ने लिखा है। और नहीं यार, वो ऐसा था ना, जब मैं वहां पे गया था ना, स्टॉक रजिस्टर नहीं मेंटेन किया था। यार आपने लिखा कहां? आपने तो लिखा ही नहीं। आप तो ये लिख रहे हैं कि सब कुछ सही है। तो गुरु कैसे लिखना था? कैसे लिखना था? अरे यार यहां पे ये लिखो ना, एक्सेप्ट स्टॉक रजिस्टर आई ऑब्टेन्ड ऑल इन्फो, इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, रेलेवेंट फॉर ऑडिट। अब देखिए, ये इस ऑडिट रिपोर्ट में आपने सारी दुनिया को बता दिया। क्या बताया आपने सारी दुनिया को? कि भाई देखो बाकी सब सही है, इन्होंने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं स्टॉक वेरीफाई करने की हालत में नहीं था, तो स्टॉक को छोड़ के बाकी सब सही है। ठीक है, अच्छा। अब वो जब तीसरी जगह गया, समझिएगा इंटरेस्टिंग, जब वो तीसरी जगह गया और वहां भी स्टॉक था, तो उनका सब स्टॉक रजिस्टर मेंटेन है, बड़ा खुश हो गया, मंगवा लिया। और वो स्टॉक रजिस्टर किस सिस्टम पे मेंटेन था? लीफो पे। किस सिस्टम पे मेंटेन था? लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखिए बदल गया भाई का ओपिनियन, बदल गया भाई का ओपिनियन। स्टॉक पोजीशन, टाइम कहां हो गया बे? देखो बेटा, बात सुन लो, खुदा ने इबादत का वक्त मुकर्रर किया है, मोहब्बत का नहीं किया है। स्टॉक पोजीशन इज मेंटेन्ड on the basis of unauthorized LIFO system as a violation of AS2। अब आप खुद देखिए, जैसे ही कानून का या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वायलेशन होता है, ऑडिटर बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाता है। तीनों ओपिनियन को देखिए, यहां नहीं मेंटेन था, छोड़ दिया, फिर भी फाइनल ओपिनियन सही दे रहा है। यहां मेंटेन था, गलत तरीके से मेंटेन था, उसने कहा ना आपकी बैलेंस शीट और आपका पीएनएल सही चीजें नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, और एक चौथा ओपिनियन भी है जिसको हम कहते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन।
व्हाट इज दिस डिस्क्लेमर? है चेतावनी? अच्छा, जो सिगरेट के पैकेट पे लिखी होती है चेतावनी। डिस्क्लेमर का मतलब चेतावनी नहीं होता। इसी डिस्क्लेमर को हम क्लेम करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू। मंडे को देखिए आपकी किताब देते हैं, फिर आपको रिवीजन का तरीका बताते हैं। संडे? अबे संडे को तुम लोग क्लास करोगे? कमाल करते हो। संडे एक मिनट ठहर जाओ, ठहर जाओ बेटा, ठहर। संडे 12 से 2 ना है? 12 to 2? This is the time? All of you are coming? मेरा अभी तक कोई शेड्यूल? Yes, please. आ रहे हैं ना? आ रहे हैं ना? मीट ऑन संडे। फॉर्चुनेटली आपने बता दिया, मेरा शेड्यूल खाली था, अदरवाइज मैं संडे को कर नहीं पाता। व्हाट? अरे संडे को आइए ना, क्वालिफाई करेंगे। अच्छा, आप लिख नहीं पाए? ओ माय गॉड। हो गए, खत्म हो गए, बुला लो। इसके बाद ये रख देना, ठीक है? इसके बाद जो है ना ये वाला रख देना, बस। बाकी इसको रख देना कल का। संडे क्लास हमको संडे को तो फर्स्ट ग्रुप वालों क्लास खत्म हो गया।